नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो इकोनॉमी टुडे। आज कारोबारी सत्र का 5वां दिन है और हमने देखा कि भारतीय शेयर बाजार लगातार उछाल के साथ बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। एक जबरदस्त बाइंग मोमेंटम नजर आ रहा है क्योंकि ग्लोबल पॉजिटिव क्यूज मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। इन सभी बातों पर होगी चर्चा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको रूबरू करवाते हैं इस वक्त की प्रमुख आर्थिक टॉपलाइंस के साथ। देश के सेवा निर्यात को 450 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा। एमएसएमई क्षेत्र में बहुत अच्छी संभावनाएं, सेवा निर्यात वृद्धि को दे सकते हैं गति। जल्द मिलेगा मेड इन इंडिया वेब ब्राउजर। भारतीय कंपनी जोहो करेगी डेवलप। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को दे पाएंगे हम अब टक्कर। 1 अप्रैल से होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू। पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत नियमों की अधिसूचना की जारी। यूपीएस को चुनने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्रोसेस भी हुआ तय। तो ब्रेक लगा है तेजी पर। आज गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। गुरुवार को जबरदस्त तेजी के साथ सेंसेक्स 899 अंक चढ़कर 73,348 पर, वही निफ्टी 283 अंकों की बढ़त के साथ 23,191 पर हुआ बंद। आईटी स्टॉक्स की बदौलत हुई तेजी। तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। तो शुरुआत करते हैं कि दुनिया भर के बाजारों से, यानी गिफ्ट निफ्टी का जो शुरुआती आंकड़ा था वो देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी की हालांकि पॉजिटिव शुरुआत हुई थी। 23,210 का लेवल, 40 अंकों की बढ़त। रेंज बाउंड दायरे में गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। फेड की पॉलिसी रेट्स में कोई चेंज नहीं किया गया, उसकी वजह से बाजार खुश हैं। थोड़ा मोमेंटम देखा जा रहा है, लेकिन सेंसेक्स का ओपनिंग काउंटर अगर देखें, मनोवैज्ञानिक स्तर कायम है। 76,236 का लेवल, 111 अंकों का दबाव यहां देखा जा रहा है। निफ्टी का ओपनिंग भी देखते हैं, वहां पर भी दबाव हावी था। 23,170, 20 अंकों की गिरावट। कौन से वो स्टॉक्स जहां पर इस वक्त भी हम मजबूती देख रहे हैं, टॉप गेनर्स के चार्ट पर डालते नजर। बजाज फिनांस सर्व, नेस्ले इंडिया, श्रीराम फाइनेंस, बजाज ऑटो, ट्रेंड, दो दिग्गज काउंटर फाइनेंस इंडस्ट्री से, वहीं एक ऑटो का काउंटर चार्ट पर लीड बनाता हुआ। लेकिन कहां पर मुनाफा वसूली हावी है, बाइंग मोमेंटम हम कहां पर देख सकते हैं। लूजर्स पैक पर डालते हैं नजर कि आखिरकार कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां इस वक्त खरीदारी आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कल के सबसे बड़े गेनर्स रहे थे जब हम बात कर रहे हैं आईटी क्षेत्र की, लेकिन पूरा का पूरा लूजर्स पैक 2.25 से 3.25%। आप देखिए, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो टेक, महिंद्रा, बड़े ब्लू चिप काउंटर्स हैं ये आईटी क्षेत्र के। बाय ऑन डिप का कॉल यहाँ पर बनता हुआ। क्या आखिरी घंटों में रिकवर करेंगे और गेनर्स की तरफ बढ़ेंगे, ये आज देखना होगा। चलिए रुक करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ और बात करते हैं देश के सर्विस सेक्टर की, जहां तेज वृद्धि को देखा जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि इस क्षेत्र को अगले वित्त वर्ष में 450 अरब डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के एमएसएमई क्षेत्र में बहुत अच्छी संभावनाएं हैं और वो सेवा निर्यात में गति दे सकते हैं। अब ये हुआ कहां पर है? नैस्कॉम ग्लोबल कॉन्फ्लुएंस 2025 को संबोधित करते हुए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यह कहा कि जो सर्विस सेक्टर है, इस वित्त वर्ष में लगभग 385-390 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य रखना चाहिए। वित्त वर्ष 2023-24 में देश का सेवा निर्यात 341 अरब डॉलर रहा। चालू वित्त वर्ष में पहले 11 महीनों में सेवा निर्यात 14% बढ़कर 354 अरब डॉलर के आसपास रहा। ये नैस्कॉम के ग्लोबल कॉन्फ्लुएंस में वाणिज्य मंत्री ने ये बात कही है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट था वो 341 अरब डॉलर है, जिसे आगे बढ़ाने की बात अगले फाइनेंशियल ईयर में 450 तक करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे सर्विसेज सेक्टर में लगातार हम आगे बढ़ेंगे। और इसमें एमएसएमई सेक्टर का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, कितने असीम संभावनाओं के आकाश वहाँ खुलते हुए नजर आएंगे, इसका जिक्र भी पीयूष गोयल ने किया। सेवा निर्यात में अगर हम बात करते हैं तो एक जो पूरा चक्र है उसको वृद्धि देने में एमएसएमई की भूमिका बहुत अहम है, क्योंकि असंगठित संगठित क्षेत्र के लोग इसमें काम करते हैं। तो नैस्कॉम ग्लोबल कॉन्फ्रेंस 2025 में पीयूष गोयल का ये अहम संबोधन। और अब बात करते हैं पेंशन से जुड़ी हुई। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के जो नियम है उन्हें नोटिफाई कर दिया। केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को एक नया ऑप्शन मिला है, यानी जो पहले से
एनपीएस के दायरे में आते हैं। ये जो नियम है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले हैं। यूपीएस के नियमों में कई महत्वपूर्ण बातों को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से साफ किया गया है। वो ये है कि एडमिसिबल पे आउट, फैमिली पे आउट यानी कि स्वीकार्य भुगतान, परिवार भुगतान, डिफॉल्ट पैटर्न को स्पष्ट किया गया है। मीडिएटर्स को बनाए रखने के लिए डेटा की सटीकता पर भी अब यूपीएस के नियम जोर दे रहे हैं। पीएफआरडीए के निर्देश हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत कोई भी बदलाव अगर आप करते हैं उसकी सूचना आपको पहले देनी होगी। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि 1 अप्रैल 2025 से इन नियमों को लागू किया जाएगा। 3 महीने के भीतर आप इसको लेकर आवेदन कर सकते हैं और यूपीएस का ऑप्शन केंद्र सरकार के केवल उन्हीं कर्मचारियों पर लागू या खुला होगा जो पहले से एनपीएस में। तो वर्तमान कर्मचारियों को जो फॉर्म A2 है उसको भरना होगा और जो नए भर्ती यानी जो बाद में भर्ती हो रहे हैं उनके लिए फॉर्म A1। तो A1 नए वालों के लिए, A2 जो पुराने हैं। रिटायर्ड कर्मियों को फॉर्म B2 जमा करना होगा। फॉर्म्स अलग अलग हैं इसीलिए कन्फ्यूजन की स्थिति ना हो। कर्मचारी की मृत्यु होने पर विवाहित पति या पत्नी के लिए फॉर्म B16, क्योंकि ये पैसा उन तक कैसे पहुंचेगा इसलिए आप www.npscra.nsdl.co.in पर जाकर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। और अब बात हम लगातार रेटिंग एजेंसीज की कर रहे हैं। मूडीज ने भी एक अपटिक दिया, कल फिच ने भी दिया। अब S&P ग्लोबल रेटिंग्स क्या कह रहा है वो भी आपके साथ साझा करते हैं कि वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.7% की दर से आगे बढ़ेगी और ये एशियाई प्रशांत क्षेत्र में सबसे ज्यादा आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। रेटिंग एजेंसी ने यह भी कहा कि भारत यूएस के प्रति कम एक्सपोजर होने के चलते टैरिफ का असर थोड़ा कम होगा। रिपोर्ट में माना गया कि हमारी रेटिंग वाली अधिकांश भारतीय कंपनियां जो हैं उनकी आय में थोड़ा धीमापन जरूर आ सकता है, लेकिन जो ऑपरेशनल लेवल है वो सुधारात्मक रहेंगे। वित्तीय क्षमता लगातार बढ़ेगी, इसीलिए दबावों को झेलने में कंपनियां सक्षम रहेंगी। देश में मौजूद कंपनियों को बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, कंज्यूमर खर्च में बढ़ोतरी और अच्छे कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया जाएगा उससे लाभ होगा और यही कुछ फिच की रिपोर्ट में भी कहा गया था। साथ ही आज की इस रिपोर्ट में S&P ने यह भी माना कि भारतीय कंपनियां मजबूत वृद्धि, क्रेडिट क्वालिटी की वजह से सुरक्षित हैं और कंपनियों में जो लिक्विडिटी है वो बढ़ रही है और ऑनशोर फंडिंग हासिल करने पर ध्यान केंद्रित है। और आइए बात करते हैं आज के फोकस से जुड़ी हुई। तो केंद्र सरकार ने कल बड़े कई फैसले लिए थे जब कैबिनेट की अहम बैठक हुई थी। केंद्र सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए अब कैसे लगातार काम कर रही है उस फैसले पर भी आप हम करने वाले हैं चर्चा। सरकार का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2025-26 में, खैर ये वीडियो पहले ही शुरू हो गया लेकिन पहले आपको बता दें कि 20,000 का ट्रांजैक्शन पूरा करना है। कैसे होगा? इंसेंटिव स्कीम आपके लिए है, खासतौर पर जो छोटे कारोबारी हैं। अब क्या होने वाला है कि पर्सन टू मर्चेंट यानी 2,000 का ट्रांजैक्शन अगर आप छोटे दुकानदारों के पास करेंगे तो उनको उस पर 0.15% का इंसेंटिव दिया जाएगा। इंसेंटिवाइजेशन की जा रही है यूपीआई ट्रांजैक्शंस को बढ़ाने के लिए। अब आप पूछेंगे पर्सन टू मर्चेंट होता क्या है? व्यापारी और ग्राहक के बीच जो भी यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ, पर्सन यानी हम और टू मर्चेंट यानी व्यापारी, उसे P2M कहा जाता है जब यूपीआई के जरिए हम ट्रांजैक्शन करते हैं। ये स्कीम 1 अप्रैल 2021 से लागू है, हम ये बात जानते हैं, लेकिन इसको इंसेंटिवाइज करने के लिए, बढ़ाने के लिए अब इसे 31 मार्च 2026 तक बढ़ाया गया है। 2,000 रुपये का सामान अगर आप खरीदते हैं तो अब उसमें होगा क्या कि 3 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा उस दुकानदार को। और ऐसा ही इंसेंटिव जो है, सरकार का लक्ष्य क्या है कि 2025-26 तक हमें 20,000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन यूपीआई भुगतान से पूरा करना है। यहाँ पर छोटे शहरों और गांव तक यूपीआई को बढ़ावा देने का लक्ष्य, इसीलिए ये इंसेंटिवाइजेशन की जो स्कीम है ये कारगर साबित होगी। दुकानदारों के लिए क्यों यूपीआई इतना इंपॉर्टेंट है? आसान है,
सुरक्षित है और फास्ट पेमेंट सर्विस है यूपीआई की। उस लिहाज से हर दुकानदार के पास जो पीओएस मशीन है वो उसके जरिए काम करता है। लेकिन अब हम लगातार यूपीआई कर रहे हैं, तो आपको बताएं कि आखिरकार यूपीआई काम कैसे करता है। यूपीआई सर्विस के लिए आपके पास एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस चाहिए जिसे आप तैयार करते हैं। इसके बाद आपके बैंक को इससे लिंक करना होता है। अब बैंक अकाउंट से लिंक करने के बाद बैंक का नाम, आईएफएससी कोड याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि मोबाइल नंबर के हिसाब से पेमेंट रिक्वेस्ट होती है, प्रोसेस होती है और भुगतान हो जाता है। तो लैप्सेस नहीं है, सिक्योरिटी वॉल्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, उस वजह से पेमेंट सुरक्षित संरक्षित रहती है। लेकिन केंद्रीय कैबिनेट में यूपीआई को लिए जो ये फैसला है, उससे जो छोटे मझौले जो ये व्यापारी हैं उनकी बल्ले बल्ले कैसे होने वाली है, उनकी खुशी साफ तौर पर जाहिर है। वो लगातार सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। सरकार ने जो स्कीम निकाली है 2000 पे 17 रुपए का ट्रांजेक्शन कैशबैक है, मिल रहा है हमको। सरकार का खूब खूब धन्यवाद। हमको छोटे व्यापारी के हिसाब से बहुत बढ़िया स्कीम है। हम छोटे व्यापारियों के लिए सरकार ने बहुत अच्छा रिन्यू निकाला है। मतलब मसाला बहुत ही अच्छा है। जो 1000 या 2000 का मतलब ट्रांजेक्शन होता है तो उस पे मतलब हमको बहुत अच्छा नफा मिलता है। स्कीम निकाली है यूपीआई की लारी वालों के लिए और ग्राहकों के लिए बहुत अच्छी है। ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने से लारी वाले को भी फायदा होता है और पैसा भी कैश ऑनलाइन होता है, इसलिए सरकार ने स्कीम अच्छी निकाली है। सरकार ने हमारे लिए एक लाभ निकाला है। 1000 रुपए पे 8.5 रुपए कैशबैक मिल रहा है। तो ये छोटे व्यापारी का देख के सरकार ने हमें ये लाभ उठाने को बोला है कि आप भी कस्टमर को बोलो कि यूपीआई से ट्रांजेक्शन करें। ट्रांजेक्शन ऑनलाइन जो होता है मेरे को, उसमें 1000 रुपये का जो होता है उसमें मुझे 8 से 9 रुपया रिफंड सरकार तरफ से मिलता है। और जो ज़्यादा जितना होता है उतना बेनिफिट मेरे को होता है। और जो सरकार ने जो स्कीम लाया है बहुत अच्छा है। अभी तो छोटे व्यापारी अपनी खुशी और सरकार की तरफ अपने धन्यवाद को जताते हुए। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर इस पूरी खबर पर करेंगे चर्चा। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उसका तारुफ भी आपसे कराएंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए इकोनॉमी टुडे। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद इकोनॉमी टुडे में सभी का स्वागत है। और यूपीआई को लेकर जो इंसेंटिव स्कीम है उस पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभमय भट्टाचार्य जी आर्थिक पत्रकार हैं। शुभमय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। सवाल यही है कि यूपीआई को बढ़ाने के लिए जो ट्रांजैक्शन के लिहाज से फैसला लिया गया, इस इंसेंटिवाइजेशन स्कीम को आप छोटे दुकानदारों के लिए जो मझौले हैं कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं? देखिए आचार्य जी, यूपीआई ट्रांजैक्शन जो होता है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि इसमें आप जैसे अच्छी तरह समझा रहे थे, एक चीज रहता है जो विक्रेता है जी जी, यानी कि जो हॉकर्स हैं वगैरह, वो यूपीआई का क्यूआर कोड लेकर ऑफर कर रहे हैं दुकान सब ग्राहक को जी। दूसरी तरफ है कि वो यूपीआई ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू से जाता है। बैंक के लिए वो जब ट्रांजैक्शन को सेटल करते हैं तो बैंक को एक कॉस्ट होता है। ये कॉस्ट को कौन निभाएगा, ये है मुख्य चैलेंज रहता है यूपीआई में, क्योंकि जब ये ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस ट्रांजैक्शन का कहीं ना कहीं तो खर्च होगा ही। उस ट्रांजैक्शन का खर्च बैंक अगर निभाएंगे
तो बैंक के ऊपर जो कॉस्ट आता है, आप कहेंगे कि हर ट्रांजैक्शन में बहुत ही कम है, लेकिन सारे अगर ट्रांजैक्शन को देखें तो बहुत बड़ा बन जाता है। उस ट्रांजैक्शन का खर्च जिम्मा किसके ऊपर रहेगा, ये यूपीआई में शुरुआत से ही चैलेंज रहा था। तो शुरुआत के दिनों में सरकार ने कहा था कि ये सरकार भरपाई करेगी, ये ताकि यूपीआई फैल जाए। जी। अभी आप जैसे आपने कहा है और सही भी है, भारत का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहां पे यूपीआई ट्रांजैक्शन इस्तेमाल नहीं होता है। जी। तो यूपीआई का अगर ट्रांजैक्शन इस्तेमाल होता है तो फिर उसका जो खर्च है हर ट्रांजैक्शन में बैंक के ऊपर जो खर्च आता है वो उसका जिम्मेदारी किसके पास है। कैबिनेट का जो परसों का जो डिसीजन लिया गया वो काफी महत्वपूर्ण इसलिए है कि कैबिनेट बता रहा है कि इस छोटे उद्यमी जो है, जैसे पुश कार्ट्स वाले जी। और भी स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल कंपनी, स्मॉल एंटरप्राइजेस जो है, माइक्रो एंटरप्राइजेस खासकर जिसके हम बात करते हैं, दूर दराज के गांव में आप देखेंगे हर तरह के विलेज हाट में आजकल यूपीआई इस्तेमाल होता है। उनको उस इस्तेमाल करने में उनको ताकि कोई झिझक ना आए, उसके लिए सरकार ने महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है कि सारे जो पेमेंट होगा उसका जो कॉस्ट है, बैंक का जो कॉस्ट है, वो खर्च सरकार निभाती रहेगी। बड़े उद्यमियों के लिए ये नहीं है, ये सिर्फ माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस, यानी कि जो भी अपना छोटा सा जो पसरा लेकर बैठते हैं, उन सब के लिए ये कार्य ये रहेगा भारत सरकार का। और पहले भी आप देख रहे हैं इस चीज का पिछले कई सालों से सरकार इसका खर्च उठाते जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये पिछले साल करीब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 21-22 में करीब 1300 करोड़ रुपए का पेमेंट किया था। 2022-23 में 2200 का पेमेंट था और 2023-24 में ये बढ़कर 3600 हो गया। वो होगा क्योंकि यूपीआई बढ़ता जा रहा है, तो रुपे डेबिट कार्ड, भीम यूपीआई, इन दोनों के इस्तेमाल में लोगों की रुचि बढ़ गई है, बहुत बढ़ गया है। और उसी चीज को चलाते हुए सरकार ने कहा है इस साल करीब 1500 करोड़ रुपए सरकार ने। शुभमो, इसमें क्योंकि छोटे व्यापारियों की बात हो रही है, तो गांव या दूर दराज के इलाके जहां पर यूपीआई ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, इस इंसेंटिवाइजेशन से वहां पर कितनी मदद मिलती हुई नजर आएगी? क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये है कि जो छोटा दुकानदार है, अगर वो ट्रांजैक्शन करवा रहा है फ्रॉम द पर्सन, तो उसके खाते में भी थोड़ा फायदा हो। ये इसलिए जरूरी है कि छोटे जो उद्यमी हैं उनके लिए अगर बैंक अगर ये सपोर्ट अगर ना दे तो वो खर्च उनके ऊपर आ जाता है। उनको ये हर ट्रांजैक्शन में इसका जो खर्च है वो माइक्रो अमाउंट हो, लेकिन फिर भी अगर सारे दिन में जो सारे जो ग्राहक आएंगे उन सारे ग्राहकों का खर्च अगर इकट्ठा करें तो वो काफी बड़ा बन जाता है। उस चीज से उनको पूरा अलग रखा जा रहा है, यानी कि बैंक इसका खर्च निभाएंगे और बैंक के साथ मतलब बेसिकली बैंक के पीछे सरकार रहेगी, सरकार खर्च निभाएंगे। तो उद्यमियों को यूपीआई लेने में कोई झंझट नहीं है, उनको कोई एक्स्ट्रा खर्च का प्रावधान नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा चीज है कि जितना वस्तु का जितना कॉस्ट है, जिस भी चीज में जो भी खरीद रहे हैं, बस उतना ही उनके प्रॉफिट मार्जिन पर तनिक भी आंच नहीं लगता है। ये एक बहुत बड़ा चीज है कि उनको कोई झंझट नहीं है, उनको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो हम ये भी बहुत बड़ा बिल्कुल चीज है। ये हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं शुभमय कि यूपीआई के लेन देन में जब वृद्धि होती है, इजाफा होता है, तो सरकारी जो खजाना है जिसके लिए लगातार कोशिश है कि वो एक अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन पे रहे, तो उसमें बहुत कम वित्तीय बोझ पड़ता है और सुरक्षित संरक्षित तो ये पेमेंट मॉड्यूल शुरू से है। इसीलिए हमने देखा कि यूपीआई अब ग्लोबल भी हो चुका है। बिल्कुल, यूपीआई जैसे देखेंगे आप, जैसे क्रेडिट कार्ड का जब पेमेंट होता है, क्रेडिट कार्ड के पेमेंट में क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड के पेमेंट में एक तरफ बैंक अपना ट्रांजैक्शन चार्ज, अगर आप कॉस्ट देखें तो उसमें ट्रांजैक्शन चार्ज लगाते हैं। वो ट्रांजैक्शन चार्ज क्रेडिट कार्ड तो चलो ठीक है, मिडिल क्लास के लिए है, अपर मिडिल क्लास के लिए है, अपर क्लास के लिए है, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो उसमें बिल्ट इन होता है। यूपीआई ट्रांजैक्शन हम चाहते हैं कि देश के दूर दराज के हर तबके के लोगों के लिए ये फायदेमंद हो।
तो फायदेमंद तभी हो सकता है जब उस पर कोई ट्रांजैक्शन चार्ज ना लगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एक ऐसा चीज है या कोई भी फैसिलिटी हो जब बैंक के थ्रू से जा रहा है, बैंक हो या अगर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन भी होता तब भी बात वही रहती कि उसका खर्च कौन निभाएगा। बिल्कुल। तो कैबिनेट का एक बहुत बड़ा सराहनीय स्टेप है कि ये खर्च स्मॉल उद्यमियों के लिए ये खर्च सरकार उठाती रहेगी। इस पर लोगों को कोई इसलिए झमेला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो और हम आशा करते हैं कि ये चीज जब यूपीआई जैसे आप कह रहे हैं कि बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देशों में भी जाएगा और ऑलरेडी जा चुका है कई सारे हमारे नेबर्स में और आगे भी जाने की संभावना है। हम करीब 18 कंट्रीज के साथ इस वक्त डिस्कशन चल रहा है जी। तो ये वाला जो कंसेप्ट है कि इसका खर्च या तो एनपीसीआईएल या उसके थ्रू से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करके बाहर के दूसरे कंट्रीज के अपने जो सॉवरेन स्टेट है वो देखेंगे। यानी कि इससे फायदा ये होता है कि चारों तरफ जो कैशलेस ट्रांजैक्शन का जो दौर है वो प्रसार हो जाए, वो काफी दूर दूर तक पहुंच जाता है। बिल्कुल। और कैशलेस इकोनॉमी को लेकर हम लगातार प्रतिबद्ध हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शुभमय, आप इस शो पर आए और आपने यूपीआई को लेकर जो इंसेंटिवाइजेशन की स्कीम है उस पर तमाम जानकारी हमसे साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ पर अपने विचारों को साझा करने के लिए। तो मकसद यही है कि संरक्षित और सुरक्षित यूपीआई ट्रांजैक्शंस को छोटे व्यापारियों की नज़र से कैसे बढ़ाया जाए। और आइए बात करते हैं कई क्षेत्रों में हो रहे आत्मनिर्भर भारत को लेकर उभरते हुए भारत की। जैसा कि हमने अपनी आर्थिक टॉप लाइन में भी आपको बताया था कि अब हम आज बात करने वाले हैं मेड इन इंडिया वेब ब्राउज़र की। जी हाँ, भारत ने वेब ब्राउजिंग में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया। भारतीय कंपनी जोहो मेड इन इंडिया वेब ब्राउज़र डेवलप करेगी और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर देगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने स्वदेशी वेब ब्राउज़र प्रतियोगिता के तहत भारत का अपना वेब ब्राउज़र विकसित करने की पहल की है और इसका उद्देश्य डिजिटल तौर पर भारत को मजबूत करना, भारतीय डेटा की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। देखिए डीडी न्यूज़ संवाददाता तापस भट्टाचार्य की ये खास रिपोर्ट। भारत की डेटा सुरक्षा और डिजिटल संप्रभुता को नया आयाम देने के लिए केंद्र सरकार ने देश का पहला स्वदेशी वेब ब्राउजर विकसित करने की पहल की है। इस कड़ी में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा स्वदेशी वेब ब्राउजर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वेब ब्राउजर प्रतियोगिता में 58 प्रविष्टियां आई और कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद 3 विजेता चुने गए। Good thing is today the winners are coming from practically every part of the country. It's no longer just the big large cities, but from tier 2, tier 3 cities also people are coming out. That's a big major change in the last 10 years. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वदेशी वेब ब्राउजर प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की। फर्स्ट प्राइज टीम जोहो को 1 करोड़ के अवार्ड के साथ मिला, तो वहीं सेकंड प्राइज टीम पिंग को 75 लाख के अवार्ड के साथ मिला। वहीं थर्ड प्राइज टीम अजना को 50 लाख के अवार्ड के साथ मिला। इस पहल की खासियत ये रही कि विजेता टीमें टियर 2 और टियर 3 शहरों से आई थी, जिससे यह साफ है कि भारत का तकनीकी नवाचार देश के कोने कोने में फैल रहा है। We as a country have been a great service nation. Now we must become a product nation also. Service nation is a great industry that must continue to grow, but simultaneously we must now also become a product nation. So whatever you are seeing here today is basically some of the steps in that journey. That journey would involve software products as well as hardware products. Both categories, and within hardware, analog products and digital products. सरकार के मुताबिक भारत का अपना वेब ब्राउजर विकसित होने से कई बड़े फायदे होंगे, जैसे डेटा की सुरक्षा, जिससे भारतीय नागरिकों का डेटा सिर्फ भारत में रहेगा। यह ब्राउजर डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम का पूरी तरह से पालन करेगा। इसी के साथ भारतीय ब्राउजर को iOS, विंडोज और एंड्रॉइड के साथ पूरी तरह से कंपैटिबल बनाया जाएगा। इससे भारत की डिजिटल हिस्सेदारी और भी बढ़ेगी। ब्यूरो इनपुट्स के साथ तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, दिल्ली। अभी जब हम वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं तो गूगल का आइकन आता है। जल्द ही आप जोहो का आइकन देखेंगे जब आप वेब ब्राउज़र की हिस्ट्री को खंगालेंगे।
खैर वक्त तो चला है कि आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले आपको कारोबार जगत की कुछ अन्य खबरों के साथ छोड़ जाते हैं। अंदाज रहेगा फटाफट, लेकिन इस वादे के साथ कि सोमवार मुलाकात होगी एक नई ईटी फोकस के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरडा ने 1247 करोड़ रुपए जुटाने के लिए अपना पहला परपेचुअल बॉन्ड लॉन्च किया है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में एजेंसी ने कहा कि बॉन्ड 8.4% के वार्षिक कूपन रेट पर जारी किए गए हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने पब्लिक इशू से जुड़े नियमों को आसान और साफ बनाने के लिए नए प्रस्ताव रखे हैं। सेबी ने ये बदलाव 2 मुख्य नियमों में सुझाए हैं, ICDR यानी इशू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स और SBEB यानी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स। सेबी ने इन सभी प्रस्तावों पर 10 अप्रैल 2025 तक जनता से सुझाव मांगे हैं। DPIIT और यस बैंक ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए साझेदारी की है। ये साझेदारी उत्पाद स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग की उपलब्धता, मार्गदर्शन और बाजार संपर्क प्रदान करने के लिए की गई है। तेल और गैस कंपनियों को विंडफॉल टैक्स से राहत मिली है। नए कानून के तहत अब तेल और गैस कंपनियों को अप्रत्याशित लाभ कर जैसे किसी भी नए कर का सामना नहीं करना पड़ेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जनवरी में शुद्ध रूप से 17,89,000 सदस्य जुड़े हैं। इनमें पहली बार रोजगार पाने वाले युवा सबसे ज्यादा हैं। जनवरी में 4 लाख से ज्यादा युवा पहली बार नौकरी में आए, जिनकी संख्या में 57% वृद्धि देखी गई है। भारत में औसत मासिक डेटा खपत 2024 में बढ़कर 27.5 GB हो गई। नोकिया वार्षिक मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडेक्स के मुताबिक 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस के निरंतर बढ़ने से मासिक 5G डेटा ट्रैफिक 3 गुना बढ़ गया है और 2026 की पहली तिमाही तक ये 4G से ज्यादा हो जाएगा। इंडियन वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को 2024 में $1.96 बिलियन का निवेश मिला है। ये रियल एस्टेट सेक्टर में मिले कुल संस्थागत निवेश का 29% है। वेस्टियन की रिपोर्ट के मुताबिक क्विक कॉमर्स सेक्टर के तेजी से विस्तार के बीच वेयरहाउस की बढ़ती मांग के कारण इस सेक्टर में निवेश प्रवाह सालाना आधार पर 203 गुना बढ़ गया है।